हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। ओके, सो लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो हमको अब वर्क डन निकालना आ गया। जो मेरा फर्स्ट पार्ट था वर्क पावर एनर्जी का वर्क, वो पार्ट हम लोगों ने कर लिया। वर्क डन बाय कांस्टेंट फॉर वेरिएबल फोर्स हम निकालना सीख चुके हैं, राइट? सो आपको हमेशा ध्यान रखना है वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या? अंडर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस। ओके, अब आते हैं we have two type of forces, conservative and non conservative। दोनों में क्या अंतर है? पहले आप लोग कभी सुने होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? इफ वर्क डन बाय फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। कंजर्वेटिव फोर्स, इफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। दैट इज वर्क डिपेंड्स, वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सिर्फ उस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक को हम यहां से यहां ले जाएं इस पाथ से, वर्टिकल प्लेन में यहां से यहां ले जाएं इस पाथ से। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, या इस पाथ से या कुछ ऐसे ले जाए। अब जो भी पाथ लो, हर पाथ में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? सेम होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होगा। यहां से यहां ले जाएं, ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं, यहां ले जाएं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होगा। तो इसको प्रूफ करेगा। अगर हम इस पाथ में प्रूफ करते हैं, इस पाथ में देखते हैं, ये पाथ 1 है और ये पाथ 2। पाथ 1 में अगर हम लगाएं एफ डॉट एस, ग्रेविटेशनल फोर्स हमसे लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक, मान लीजिए कुछ एल। So work done in path 1 क्या होगा? F dot S, because force is constant. Gravitational force is always vertically downward. Its magnitude and direction both are constant, so we can apply F dot S. So F is mg, S is L, और F और S में क्या एंगल है? So displacement इधर है और ये इधर है। मान लिए ये एंगल है कुछ थीटा। Let's say this angle is थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो एफ और एस में एंगल क्या है? एफ डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, 90 प्लस थीटा, दैट इज cos 90 प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस mg L sin थीटा। हमारी L sin थीटा, अगर इस ट्रायंगल में देखो, ये अगर पॉइंट O है, ये P है, ये मान लिए A है, सो इन ट्रायंगल OAP L sin थीटा इज h, इट विल बी माइनस mgh। क्या होगा? माइनस mgh। तो यहाँ से ऑर्डर क्या होगा? माइनस mgh। अगर इस पाथ में जाते हैं, हम मान लें यहाँ से यहाँ कुछ गए y1 हाइट, सो पहले इस पाथ में ऑर्डर निकालेंगे। ये मान लीजिए कुछ है b, ये है c। सो अगर हम वर्क डन पार्ट 2 निकालें, सो क्या होगा? वर्क डन इन OB प्लस वर्क डन इन BC प्लस वर्क डन इन CP, यही तो है। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो इसमें वर्क डन क्या होगा? यहाँ mg भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, सो mg y1। दोनों डायरेक्शन सेम है। f एंड s आर इन सेम डायरेक्शन फ्रॉम O टू B, B टू C। फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, सो एंगल 90 है, तो इस पार्ट में 0 है। वर्क डन अलोंग BC क्या है? 0। फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, सो वर्क डन 0। वर्क डन अलोंग CP, C से लेकर P तक, C से लेकर P तक में डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, मान लीजिए हाइट y2, ये है y2, C से लेकर P तक, और फोर्स है नीचे। इसमें फोर्स लग रहा है नीचे, जा रहा है ऊपर, सो इट विल बी माइनस mg y2, राइट?
बिकॉज फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड। सो व्हाट इज टोटल वर्क डन, W2 क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस mg y2 माइनस y1, और ये पूरा y2 है, ये y1 है, तो बचेगा कितना, ये h। y2 माइनस y1 क्या होगा, h तो होगा। y2 मतलब cp माइनस ob, दैट इज इक्वल टू h, सो माइनस mgh। सो सेम आ रहा है भाई, ये और ये दोनों क्या है, सेम। आप इससे भी कर सकते हो, ये भी करा के दिखाएंगे, चलो कराते हैं। अब यहाँ पे हम चलो OCP इस्पात आपको एक और दिखा देते हैं। ऐसा एक आपको होमवर्क पिछले क्लास में दिए थे, वैसा ही कुछ है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमको mg का वर्क डन निकालना है। ये हाइट आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक h। अब किसी पॉइंट पे हम देखेंगे, यहाँ पे दिक्कत क्या है, mg तो हमेशा नीचे है, बट डिस्प्लेसमेंट का जो v है, v का डायरेक्शन चेंज करने लगा था, तो डिस्प्लेसमेंट जो स्मॉल ds है वो अलग अलग डायरेक्शन में है। तो हर जगह f और s के बीच एंगल अलग है। तो हम मानते हैं किसी इंस्टेंट पे ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds है, ये f है, और ये एंगल थीटा है। So now we'll write work done equal to integration of f dot ds. That is integration of f ds. अब यहाँ पे f और ds में एंगल क्या है, 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा, that is equal to integration of f ds sin थीटा माइनस sin थीटा। अब f मेरा f का मैग्नीट्यूड है, बाहर आ गया, माइनस आ गया, बचा इंटीग्रेशन ऑफ ds sin थीटा। हम इस पाथ में निकाल रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट जरूरत नहीं है, बस आपको हम समझाने के सब कुछ दिखा रहे हैं। तो अब बताओ, अगर सारे ds sin थीटा को ऐड करें, ऐसा आपको होमवर्क दिए थे, अगर ये ds है तो ds sin थीटा क्या होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, अगर हम सारे ds sin थीटा को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ये h मिलेगा। सारे ds के sin थीटा कंपोनेंट को मैं ऐड कर रहा हूं, यही तो है, सब यहां से यहां तक सबको ऐड कर, क्या मिलेगा, h। सो अगेन इट्स माइनस mgh। ये आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे। सो हम देखा कोई पाथ है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स से इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। एग्जांपल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मतलब मेनली इन तीन फोर्स की बात करेंगे हम, जो कंजर्वेटिव फोर्स हमारे सिलेबस में है। अब जब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, मैं लिखवाना, आप लिख लेना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इफ वर्क डन बाय फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, if work done by force is path dependent, that is called non conservative force। if work done by force is path dependent, मतलब path पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन देने से वर्क डन नहीं निकल पाएगा, that type of force is called non conservative force। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल, ये सब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, सो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग समझ गए, ठीक। अब कोई फोर्स दिया हुआ है, तो हम देख कर कैसे पहचानेंगे कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, वो हमको देखना है। तो आपको हम पिछले क्लास में वर्क डन बताए थे, उसी से इसको समझ में आ जाएगा। अब बस तीन कैटेगरी सिंपल, अगर आप वर्क डन निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, दैट वाज इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy, ये हम लोग पढ़े थे। अब अगर इसको कैलकुलेट करने में हमको पाथ रिक्वायर्ड नहीं हुआ तो कंजर्वेटिव, अगर इसको कैलकुलेट करने में पाथ पूछना पड़ेगा देन फोर्स विल बी नॉन कंजर्वेटिव, राइट। सो अब बताओ, अगर फोर्स कांस्टेंट हो, इसमें कैटेगरी 1 कब कब होगा फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, तीन कैटेगरी आपको बताएंगे, उस तीनों में आपका सारा कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, अगर फोर्स F है, Fx i कैप प्लस Fy j कैप
प्लस एफ जेड के कैप इट्स अ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो बताओ उस केस में इसको इंटीग्रेट करने में कोई हमको पास चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हम इंटीग्रेशन कर करेंगे तो होगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वर्क डन क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। अब फोर्स कांस्टेंट मतलब ये सब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो बचेगा क्या एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस एफ वाई इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई प्लस एफ जेड इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड। यदि फोर्स कांस्टेंट है तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड को, तो बचा सिर्फ ये। अब मतलब इसको कैलकुलेट करने में हमें कोई पाथ चाहिए क्या? नहीं, वी जस्ट नीड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हमें सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dy y होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dz z होगा। अब बस आपको इनिशियल फाइनल पोजीशन मालूम होगा, आप वर्क डन कर निकाल लोगे। So in this case, to calculate work done, we just need initial and final position of body. We don't need path. एप्लीकेशन कर सकते हो बिना पाथ का। मीन्स अगर जब भी आपका फोर्स कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए ये 2i प्लस 3j माइनस 4k i प्लस 2j माइनस k, जब भी एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तीनों कांस्टेंट हो, मीन्स फोर्स कांस्टेंट है, इन दैट केस फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। सो कांस्टेंट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। व्हेन आई टेलिंग फोर्स इज कांस्टेंट मींस कांस्टेंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये क्लियर होना चाहिए। कांस्टेंट फोर्स जब हम बार बार बोल रहे हैं मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड बी कांस्टेंट। सो फर्स्ट कैटेगरी कंजर्वेटिव फोर्स का कांस्टेंट फोर्स। सेकंड कैटेगरी, अब ये मेरा फोर्स है, अगर x कंपोनेंट सिर्फ फंक्शन ऑफ x रहा, y कंपोनेंट सिर्फ फंक्शन ऑफ y रहा एंड z कंपोनेंट सिर्फ फंक्शन ऑफ z रहा, इस केस में भी वर्क डन क्या होगा? पाथ इंडिपेंडेंट। If x component is function of x only, y component is function of y only, and z component is function of z only, in that case also work done will be path independent. कैसे? आपको हम पिछले क्लास में बताए थे। मान लो आपको मैं सब कुछ दे दिए, f इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई क्यू जे कैप प्लस 2z स्क्वायर के कैप। अब जब वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई क्यू डी वाई प्लस 2z स्क्वायर डी जेड। अब इसको इंटीग्रेट करने में आपको पाथ चाहिए क्या? नहीं, सिंपल निकल गया एक्स क्यू बाई 3। अब बस पोजिशन दे इनिशियल एंड फाइनल। इस सब को इंटीग्रेट करने में हमें कोई पाथ नहीं चाहिए। वी कैन इंटीग्रेट विदाउट एनी पाथ। आप लोग पिछले क्लास में कर चुके हो सब क्वेश्चन, राइट? इसमें अब डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन सारा आता है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है एक्स वाई और जेड। तो अगेन दिस टाइप फोर्स इज कंजर्वेटिव। मान लीजिए आप ये फोर्स है कंजर्वेटिव है। अगर एक्स कंपोनेंट सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स है, आप लिख लेना force will be conservative if x component is function of x only, y component is function of y only, and z component function of z only. Means अगर force ऐसा हो, it will be always conservative fx I cap plus fy j cap plus f of z k cap. This type of force is always conservative. We can calculate work done without any path. अब मान लीजिए दोनों नहीं है, आप हम इसका बैकग्राउंड वर्क पिछले क्लास में आपको करवा चुके हैं वर्क डन निकलवाने में। अब मान लीजिए फोर्स ऐसा है सिंपल वाई आई क्या, अब आपको वर्क डन निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी जेड तो जीरो है, एफ वाई और एफ जेड क्या है? जीरो, सिर्फ एक्स कंपोनेंट है तो एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर पाओगे अगर आपको एक्स का लिमिट पता है? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे दो वेरिएबल है वाई और एक्स। सो नाउ वी नीड डिपेंडेंस ऑफ y ऑन x। आपको y और x में रिलेशन चाहिए, उसके बिना वर्क डन निकाल नहीं पाएंगे। हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन किया था, पाथ देते थे y इक्वल टू x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और पाथ पे वर्क डन डिपेंड कर रहा था। मैं आपको दिखाया था एग्जांपल लेके। ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, क्यों? तो यहाँ पे x कंपोनेंट फंक्शन ऑफ x ओनली नहीं है। तो एक और कैटेगरी था, थर्ड कैटेगरी, अगर f इक्वल टू ये हो y i प्लस एक्स।
अब जैसे इस केस में x कंपोनेंट सिर्फ x का फंक्शन नहीं है, y कंपोनेंट सिर्फ y का फंक्शन नहीं है, x कंपोनेंट सिर्फ y है, y कंपोनेंट में x है, बट इसका जब हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो विल बी इंटीग्रेशन ऑफ y dx प्लस x dy, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x y, हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, और ये आता है x y, आप लोग सब सही भी किए थे, और इस केस में वी कैन फाइंड वर्क डन विदाउट एनी पाथ। सो दिस इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। वो कैसे लिखेंगे? If dw is perfect differential, dw is perfect differential, differential, so इस केस में परफेक्ट डिफरेंशियल डी ऑफ एक्स वाई है, तो हम डायरेक्ट एक्स वाई निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन। वो कैसे चेक करना है परफेक्ट डिफरेंशियल लाइन, आपको हम बता चुके थे, इस वाले पार्ट को पार्शियल इंटीग्रेट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल इंटीग्रेट, y के रिस्पेक्ट में, अगर दोनों इक्वल आया तो नॉर्मली हो जाता है परफेक्ट डिफरेंशियल, अगर एक सिंगल टर्म का आता है तो। एक तरीका आपको बताइए, हमेशा हो सकता है कभी नहीं लगेगा तो प्रैक्टिस से आपको आएगा, बट ये तीन केस में फोर्स कंजर्वेटिव होगा। फर्स्ट केस फोर्स कांस्टेंट है, कंजर्वेटिव होगा। सेकेंड केस इफ x कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज function of x only, y component function of y only, z component function of z only. And third case, if dw is perfect differential. In these three cases, our force will be conservative. Clear? अब बोले सर फ्रिक्शन फोर्स तो कांस्टेंट है, म्यू इनटू एन है काइनेटिक फ्रिक्शन। भाई वो हमेशा टेंजेंशियल लगता है, और टेंजेंशियल डायरेक्शन चेंज करेगा। मान लो कोई इस पे चल रहा है तो इस पे फ्रिक्शन कभी इधर लगेगा, तो मान लो इधर इस पे इधर जा रहा है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है, और जब चेंज कर रहा है फ्रिक्शन का डायरेक्शन मतलब कांस्टेंट नहीं है। मैग्नीट्यूड म्यू इनटू एन है, वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, सो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ध्यान रखना। सो हम कंजर्वेटिव और काइनेटिक फोर्स पढ़ लिए। अब हमको पता है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो हम क्या करते हैं, जिसका वर्क डन निकालना है, बार बार इंटीग्रेशन से बचने के लिए अपने हेल्प के लिए हम एक नया टर्म डिफाइन कर दिए। वो टर्म क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा दोस्त है यार, दुश्मन नहीं है, हमको हेल्प करता है, इसको दोस्त समझो, इससे प्यार करो, ये तुम्हारी सहायता के लिए आया है, तुम्हारा सजा बनाने के लिए नहीं आया है, ये तुमको हेल्प करेगा। बहुत जगह जहाँ तुम्हारा पसीना छूट जा रहा है वर्क डन निकालने, वहाँ तुमको बहुत हेल्प कर देगा। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। एक सिस्टम के लिए बात करते हैं, सिंगल क्लिनिक सिस्टम के लिए बात करते हैं, और पोटेंशियल हम लोग बात जो करते हैं वो करते हैं, इसका सिंबल है यू, एनर्जी है तो असाइनमेंट जूल है, और आप लोग क्लास 9 में पढ़ोगे एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन और पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, आप लोग क्लास 9 में पढ़ोगे, ड्यू टू मोशन आता है काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फिगरेशन आता है पोटेंशियल एनर्जी। सो सब हम लिखवा नहीं रहे हैं यहाँ पे, हम लोग एब्सोल्यूट की बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। ये डिफिनेशन है, इसको हमने ऐसा डिफाइन किया है। डेल्टा यू ऑफ सिस्टम, यहां पे हम बात किसे करते हैं? सिस्टम का, एक सिंगल का नहीं करते हैं। अब ये क्या है? डेल्टा यू सिस्टम इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। एंड ये माइनस साइन है, ध्यान रखना है, और ये डब्ल्यू डी ये क्या है? वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ द सिस्टम, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ सिस्टम। बेसिकली अगर आपको डेल्टा यू पता है तो आप इजिली ये वर्क डन निकाल सकते हो, दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ सिस्टम। इसको समझते हैं, हम एक सिंपल सिस्टम लेते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग इसको गप्पा मारने थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ चुके बोर्ड वाले क्लास में, इसको मिटाएं, मिटाते हैं। अब एक सिंपल लेते हैं, हमारे पास एक ब्लॉक है और ये अर्थ, और हम बोलते हैं कि इस ब्लॉक को जब अर्थ के सरफेस से h हाइट तक ले जाते हैं तो आप बोलते हो कि इसका डेल्टा यू बुक या ब्लॉक आप ये बोलते हो mgh।
आप यही पढ़े 9th। अब मैं बोलता हूँ यार ये लूज लैंग्वेज में कैसे हम समझते हैं। हमने ये डिफाइन किया है, अगर सिस्टम सिर्फ एक ब्लॉक या बुक है तो इस सिस्टम में इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स mg है क्या? नहीं है। अगर मेरा सिस्टम सिर्फ बुक या ब्लॉक है तो यहां पे ये इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स में mg नहीं है। तो कैसे करते हैं बात? तो लूज लैंग्वेज हम समझते हैं कैसे ये टेक्निकली सही होगा। अगर मेरा सिस्टम है अर्थ प्लस बुक या अर्थ प्लस ब्लॉक, मेरा सिस्टम क्या है? धरती माता प्लस ब्लॉक। अब बताओ इस पे जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है mg, उस सिस्टम के अंदर या इंटरनल फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स है? अब mg क्या है? इंटरनल। और इस पे भी कितना लगेगा? कैपिटल mg। नहीं, अगर इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल m है, ये इस पे लगाया स्मॉल mg, इस पे लगाया कैपिटल mg, थप्पड़ मार देंगे। न्यूटन थर्ड लॉ, फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। सो जब हम बुक को यहां से यहां ले जा रहे हैं h हाइट तक, सो ये इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है mg और बुक लगा रहा है अर्थ पे भी स्मॉल mg, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, थर्ड लॉ। ओके, सो अब जब मेरा सिस्टम अर्थ प्लस ब्लॉक आया तो उस केस में mg हो गया इंटरनल, मतलब हम डेल्टा यू की बात कर सकते हैं। एक सिंगल कभी भी बॉडी के लिए डेल्टा की बात नहीं करता। आप 10th में पढ़ोगे पोटेंशियल Q इंटू वी होता है। अरे वहाँ जब Q इंटू वी होता है तो हमें वी को एक चार्ज जनरेट किया होगा, वो सिस्टम का पार्ट है, तब हम Q इंटू वी लिख रहे हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं। जिसके मन में क्वेश्चन उसका मैंने आंसर किया, इसके मन में नहीं आया तो मैं भी कुछ नहीं बोला था, अभी आपके रिक्वायर्ड नहीं है। हम इस पर फोकस करते हैं। यहाँ पर अगर ये ब्लॉक है तो इस ब्लॉक का सिर्फ अगर ये ब्लॉक लेते हैं, यहाँ पे कोई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात हम लोग नहीं करेंगे। बट इफ आवर सिस्टम इज ब्लॉक प्लस अर्थ, नाउ ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ ऑन ब्लॉक इज इंटरनल फोर्स, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब हम वहां पे डेल्टा यू की बात कर पाएंगे। सो अब बात करते हैं, जब कर सकते हैं तो। सो अब इस सिस्टम का, अब डेल्टा यू सिस्टम इज नेगेटिव ऑफ फोर्स बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, अब ये यहां से यहां h लाया तो इसमें डेल्टा यू जो होगा तो क्या होगा? माइनस mgh। अब बोलोगे सर जब इसको h ले जाएंगे प्रैक्टिकली, अगर ये भी रेशियो नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा मूव करेगा, बट मास में पढ़ेंगे, बट इसका मूवमेंट बहुत कम है, नेग्लिजिबल है h के रिस्पेक्ट में, इसका मास बहुत ज्यादा है। सिंपल समझो ना, इसको ये खींच रहा है। अब इतना कम फोर्स से, इसको 10 न्यूटन फोर्स से, इसका मास 2 kg खींच रहा है 20 न्यूटन से, अर्थ को चला पाएगा ज्यादा? बहुत कम, नेग्लिजिबल। तो हम मान लेते हैं कि ये ऑलमोस्ट इसका कोई चेंज नहीं हुआ, तो सिर्फ ये यहां से यहां गया, सिर्फ इसमें वर्क डन हुआ माइनस mgh। तो डेल्टा यू किसका हुआ? जैसे डेल्टा यू ऑफ सिस्टम, मतलब डेल्टा यू ऑफ अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम। माइनस mgh सही है क्या? वर्क डन माइनस mgh है, माइनस ऑफ माइनस mgh। वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्स माइनस mgh, बिकॉज़ फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। तो ये वर्क डन है माइनस mgh और यहाँ पे एक माइनस साइन लगा, उसमें माइनस लगा दिए। सो डेल्टा यू ऑफ अर्थ प्लस डेल्टा यू ऑफ ब्लॉक, दिस होल सिस्टम इज डेल्टा mgh। ये डेल्टा यू ऑफ सिस्टम mgh है। अब अगेन हम मान रहे हैं कि अर्थ के पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोल लेते हैं प्रैक्टिकली ये ऑलमोस्ट सही है कि ये ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 है। तो हम हमेशा बोलते रहते हैं कि डेल्टा यू ऑफ ब्लॉक इज mgh। सो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट थ्योरेटिकल आपका ये इंपॉर्टेंट है। जब हम डेल्टा यू ऑफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं, और सिस्टम इज अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम, अर्थ हमारे सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर पा रहे हैं। अगर अर्थ हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं होता तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं कर पाते। पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव सिस्टम फॉर फोर्स। तो जब भी किसी सिस्टम का डेल्टा यू निकालना है, आप इसका ये निकाल लो, राइट। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग अलग से पढ़ते हैं। डेल्टा यू समझ गए, हम लोग बात करते हैं डेल्टा यू का। और डेल्टा यू मतलब क्या होगा? हमेशा डेल्टा इज ऑलवेज फाइव माइनस इनिशियल, आपको ध्यान रखना है। दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल मतलब हमेशा, हमेशा ऑलवेज फाइव माइनस
इनिशियल। ठीक, अब ये कैसे हमारा दोस्त दिखाते हैं बेटा। अब आप एक डिफाइन कर दिए भाई कि पोटेंशियल एनर्जी है अगर अर्थ के सरफेस से h हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ता है, राइट, बिकॉज वो हमको पता है। अब जैसे हमको यही क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है, उसको ऐसे यहां से हम ले गए, ठीक है, O से लेकर P तक ले गए, ये हाइट h है। अब बोलेगा फाइंड वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। टू टेक ब्लॉक फ्रॉम O to P, तो ये पूछा है। अब ये क्या इंडिकेशन के थे अंदर सा। दूसरा कितना आसान है कि हमको पता है कि वर्क डन, यहाँ पे अगर सिस्टम अर्थ प्लस ब्लॉक, हमेशा अब आगे हम भी हमेशा ब्लॉक ब्लॉक बोलेंगे, बट रियल सिस्टम मेरा क्या है, अर्थ प्लस ब्लॉक, आपको ध्यान रखना है। मैं ही बोलूंगा डेल्टा यू ब्लॉक मीन्स अर्थ उसके अंदर, आप समझो कि हमेशा कंसिडर्ड है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस डेल्टा यू है ना, अभी तो पढ़े डेल्टा डिग्री ऑफ वर्क डन। सो वर्क डन माइनस ऑफ डेल्टा यू इज सिस्टम ऑफ अर्थ प्लस ब्लॉक, या माइनस डेल्टा यू ब्लॉक इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई अर्थ का डेल्टा यू नेग्लिजिबल है। अब डेल्टा ही हमको पता है कि हाइट h पे जाने पे mgh से बढ़ता है, तो डेल्टा माइनस mgh हो गया, कोई इंडिकेशन नहीं करना है, डेल्टा यू से बात कर ली कि यहाँ से यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ता है, डेल्टा यू पॉजिटिव है, इसलिए माइनस mgh आ गया। क्लियर? ओके, सो हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिखिए, पहले पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका कंप्लीट करता है। ओके, सो ये सिंपल है कि अगर आप इसे, इस केस में ब्लॉक यहां है और यहां पे अगर हम u0 माने और ये हाइट h है और मानते हैं साइज ऑफ ब्लॉक इज नेग्लिजिबल, आप तो क्लास 9 में पढ़े हो, साइज ऑफ ब्लॉक इज नेग्लिजिबल, साइज ऑफ ब्लॉक इज नेग्लिजिबल। सो अगर यहाँ u0 माने, हमको इसका मास m दिया हुआ है, तो हमको इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हमको इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, व्हाट इज इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल, यहाँ से यहाँ जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, सो डेल्टा यू, अगर ये पॉइंट है तो यहाँ पे मानते हैं कुछ यू है, सो डेल्टा यू, ये यू फाइनल है और ये बेस 0 है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू mgh का जो ब्लॉक h हाइट तक गया। सो डेल्टा यू मीन्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल दैट इज इक्वल टू mgh, हमने इसको 0 मान लिया, सो uf माइनस 0 इक्वल टू mgh, सो uf इक्वल टू mgh। यहाँ का mgh क्यों बोल पाए, बिकॉज ये यहाँ पे 0 है। अब मान आपको मैं क्वेश्चन दे, 2 kg का ब्लॉक है और ये हाइट है 10 मीटर, g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर हम इस डाटा में पोटेंशियल एनर्जी 20 माने, 20 जूल, सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी हियर। ऑप्शन लेते हैं, 200 जूल, 220 जूल, 180 जूल। अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है, फॉर पोटेंशियल ऑफ दिस ब्लॉक, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फटाफट हो गया। सो अब ध्यान दो अगेन, अब यहां से यहां डेल्टा यू जो है वो है वर्क डन बाय डेल्टा यू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो डेल्टा यू यहां से यहां mgh है। अगर हम h है, आपको सिंपल है, h हाइट जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ता है, क्या है यहाँ पे, और h जो है वो सब अभी हम जो भी बात करेंगे इस चैप्टर में वो हम बात करेंगे, वो सब अर्थ के जैसे कंपेरेबल नहीं है। मेरा ब्लॉक अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, अर्थ हमारा रेस्ट में है, ठीक है, हमें उसकी बात कर रहे हैं। और ये हाइट बहुत नेग्लिजिबल है अर्थ के रिस्पेक्ट में, मतलब हर जगह g कांस्टेंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं।
और हम लोग जो कोऑर्डिनेट चैप्टर में पढ़ेंगे यही मान के चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक हर जगह जी क्या है, कांस्टेंट है। सो अगर हम यहाँ से h हाइट ले जाएंगे सो mgh पोटेंशियल जी बढ़ेगा, सो डेल्टा यू होगा mgh। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सो ub minus ua is mgh, m is this, g is 10, h is 10, 200। अब यहाँ पे ub minus ua is equal to 200, so potential at point B is 220। So potential energy of point depends on reference potential। हमने यहाँ पे रेफरेंस 20 माना तो हो गया 220, अगर यहाँ मानते हैं 0 तो होता है 200, वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बट डेल्टा यू का रेफरेंस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से यहाँ डेल्टा यू चाहे यहाँ पे तुम 0 मान लो, 30 मान लो, 40 मान लो, वो mgh मतलब 200 ही होगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ जाने से रेफरेंस का मान उससे वर्क डन ऑफ mg चेंज करने वाला नहीं है, और डेल्टा यू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो डेल्टा यू रेफरेंस पे डिपेंड करता है नहीं, यू डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे क्या होगा, वो आप किसको रेफरेंस मान रहे हो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिंपल आपके दिमाग में ग्रेविटेशन पोटेंशियल की जब भी बात कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में, आपको ध्यान में रखना है अगर h हाइट ऊपर जा रहे हैं अर्थ के सरफेस से, पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ता है, इंसाइड पोटेंशियल एनर्जी mgh घटता है। इसी सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादा इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अब मान लीजिए दे दिया एक चेन, ये चेन ठीक है, चेन का मास है लेट्स अज्यूम 10 kg and length is 6 meter। We have यूनिफॉर्म चेन है और ये सरफेस पे यहाँ इसे रखा हुआ है, ये u 0 है, इस पॉइंट का u क्या है 0। देन क्वेश्चन इज फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन। ये क्वेश्चन, you have to find potential energy of this chain। ऑप्शन ए G10 ले रहे हैं 600 जूल, ऑप्शन बी 400 जूल, ऑप्शन सी 1200 जूल, ऑप्शन डी 300 जूल, ऑप्शन ई मोटा। A uniform chain of mass 10 kg, length 6 meter is kept on a floor like this. Potential energy of this bottom is 0, then find reaction potential energy of this chain। हो गया। अब अगर यहाँ पे करते हैं mgh, तो h किसका ले, यहाँ पे यार मास तो हर जगह है तो सबका h अलग अलग है, राइट। हम किसका h ले, हम अगर यहाँ से 0 मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, अगर बॉटम 0 है तो यहाँ से h हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ता है। सो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पे अलग हाइट है, यहाँ पे अलग हाइट है, यहाँ पे अलग हाइट है, सबका अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब इस चेन के हर लिंक का पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं है, अलग अलग है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं हम, y पे लेकर जाकर एक एलिमेंट लेते हैं dy का। तो हमको सारे का पोटेंशियल एनर्जी ऐड करना पड़ेगा, सबका पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं है, सबका आपको अलग अलग निकाल कर ऐड करना पड़ेगा। इस चेन के हर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी सेम है क्या, नहीं, तो आपको ऐड करना होगा। कैसे करेंगे, तो इसका जो स्मॉल du होगा, स्मॉल पार्ट का, दैट विल बी dm इंटू जी इंटू वाई, बिकॉज इसका हाइट यहाँ से y है। अब dm क्या होगा, तो व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ विल बी 10/6 kg per meter। ठीक, पूरा सिलेंडर का मास 10 kg है, मास पर यूनिट 10/6 kg per meter। सो दिस dm will be equal to mass per unit length into this small length, that is 5/3 dy। अरे 1 मीटर का मास है 10/6 kg, तो dy लेंथ का मास क्या हुआ 10/6 इंटू dy, बिकॉज चेन यूनिफॉर्म। तो इसका जब dm निकल गया तो du इक्वल टू होगा 5/3 इंटू g is 10 y dy। सो u, अब सारे du को ऐड कर देते हैं, दैट इज 50/3 y dy। y कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर यहाँ 6 तक, दैट इज 50/3 y² by 2, दैट इज 18।
300। ये क्यों किए? क्योंकि सबका हाइट अलग अलग था। इस चेन के हर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं है, सबका हाइट अलग अलग है। अब इतना करने में जो आया, इसको क्या ये कर सकते हैं क्या, U इक्वल टू एम जी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास कर सकते हैं। देखो सही तो सेम थिंग आ रहा है। कैसे? M क्या है 10, G 10। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसका? यूनिफॉर्म है तो बिल्कुल बीच में होगा। तो सेंटर ऑफ मास बीच में, मतलब यहाँ से कितने मीटर पे है? 3 मीटर पे। कोई दिक्कत है? नहीं। अरे कोई लॉजिकल है, ऐसे नहीं आता है। यहाँ कैसे आया ये मिटाएं। ये सब कुछ का प्रूफ है, जो मतलब ये क्यों है। डी यू ये है, यू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम इंटू जी, ये हुआ ना। यू क्या हो इसका इंटीग्रेशन? ओके, अब आप लोग पढ़ चुके हो सेंटर ऑफ मास, आपको बेसिक आता है। वाई स्वेम होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम बाई एम। सो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम इक्वल टू क्या हो गया? एम इंटू वाई सी एम। इसको यहाँ पे रख दिए। दिस इम्प्लाइज यू इक्वल टू, इसको हम लिख दिए एम इंटू वाई सी एम। जी को बाहर लिए, जी इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम इक्वल टू जी इंटू वाई डी एम का इंटीग्रेशन क्या है? एम इंटू वाई सी एम। यही तो आ गया। सो एम जी एच सी एम। सो हम लोग डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास अगर आपको पता है कहाँ पे है, तो डायरेक्ट तो पोटेंशियल इक्वल टू एम जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आपको बेसिक सेंटर ऑफ मास आता है, आप लोग पढ़ चुके हो। कोई दिक्कत नहीं? सो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो, we have uniform chain of mass m, uniform chain of mass m and length L. Now L by 4 is hanging. L by 4 length is hanging. If U at this table is 0, then find potential energy of chain. क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है? हमारे पास एक टेबल है, उस पे एक यूनिफॉर्म चेन का मास m है और लेंथ l है। उसमें से l by 4 हैंग कर रहा है और जो रेस्ट पार्ट है वो टेबल पे है। तो आपको इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ऑप्शन ए माइनस mgl by 8, ऑप्शन बी माइनस mgl by 4, ऑप्शन सी माइनस mgl by 34, ऑप्शन डी नोटा। आपको इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m and length l by 4 length is hanging and 3l by 4 is on table। फटाफट हो गया। ओके, अच्छा, जो पार्ट यहाँ पे है उसका पोटेंशियल क्या होगा? 0, तो यहाँ पे u 0 है। ये कितना मास हैंग कर रहा है? अगर L by 4 मीन्स m by 4 हैंग कर रहा है। टोटल चेन का मास m था, लेंथ l में, तो L by 4 का मास क्या होगा? m by 4। ओके, तो अब इस हैंगिंग पार्ट का u क्या होगा? जो हैंगिंग पार्ट है, नीचे का पोटेंशियल घटेगा। सिंपल चीज देखो, ज़्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है। पोटेंशियल घटेगा तो माइनस आएगा, यहाँ पे 0 है, जाने पे डिक्रीज करेगा। माइनस कितना मास है? m by 4 इंटू जी, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास पूरा L by 4 है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? L by 8 पे, माइनस mgl by 32।
समझ में आया कि नहीं? मैंने आपको बोल दिया जो टेबल पे है वो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इस पार्ट का पोटेंशियल तो 0 हो गया। अब जो हैंग कर रहा है हमको उसका निकालना है। एम जी एच कितना मास हैंग कर रहा है, m/4 जी टोटल लेंथ l था, उसमें l/4 हैंग कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, l/8 पे, उसका हाफ। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन इज इनिशियली, फिर बिल्कुल सेम टाइम लगा, इनिशियली a chain of length 6 meter and mass 12 kg is kept on table initially a uniform chain of mass 12 kg and length 6 meter is kept on table. It was pulled slowly and finally 2 meter length is hanging from table. बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन है। देन फाइंड डेल्टा यू ग्रेविटेशनल, यू हैव टू फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल ये था और फाइनल क्या होगा आपको मैं हिंट कर दे रहा हूँ, फाइनली इसका 2 मीटर हैंग कर दिया। ये इनिशियल है और ये फाइनल है। यू हैव टू फाइंड डेल्टा यू, ऑप्शन ए। $40 जूल, ऑप्शन बी 80 जूल, ऑप्शन सी -40 जूल, ऑप्शन डी -80 जूल, ऑप्शन ई नोटा। You have to find change in potential energy डेल्टा यू। बिल्कुल सेम है, कोई गलत नहीं करेगा, गलत करेगा नर्क में जाओगे। अच्छा बहुत दिन से शादी मुझे नहीं करवाए ना, नहीं करवाएंगे। ओके देखते हैं यूआई क्या है, जीरो मान लेते हैं इसको, जीरो लेते जो बेस मेरा क्या है जीरो, इसको मान लेते हैं। अब लिखते हैं यूएफ, इस पार्ट का जीरो ही रहेगा। ये कितना मास हैंग किया है, 2 मीटर है राइट। फाइनली इसे इग्नोर करना, मैं बहुत गलती करता हूँ। 2 मीटर लेंथ, तो 2 मीटर मास ऑफ 2 मीटर क्या होगा बोलो, व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ, व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ। मास है 12 kg, लेंथ है 6 मीटर, दैट इज 2 kg पर मीटर। सो मास ऑफ 2 मीटर लेंथ क्या होगा, राइट। सो 4 kg हैंग कर गया, इसका यू क्या होगा, m g एंड HUM 1, यहाँ माइनस लगा दिया बिकॉज यहाँ से नीचे आया है। सो UF हो गया -40 जूल। सो डेल्टा यू इज UF माइनस UI दैट इज इक्वल टू -40। सिंपल, बिल्कुल सेम टाइप के, क्योंकि नेट ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन सेम टाइप रिपीट किया। मैं कितना गलत लिखता हूँ यार, मुझे अभी समझ में आ रहा है। कुछ ही हाथ चल रहा है, मतलब एक ही लाइन में 2-3 गलती है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट,
अब आप लोग पढ़ चुके हो तो थोड़ा एक क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा आपको पढ़ा हुआ है। मानते हैं हमारे पास एक सेमी सर्कुलर कुछ टेबल टाइप बना हुआ है, एक रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके ऊपर हमने चेन रख दिया। इस पर क्या कर दिया, चेन रख दिया। इस चेन का मास m है, इस रिंग का रेडियस r है, और हम मानते हैं कि यहाँ पे मेरा u 0 है। ठीक है, then question is find potential energy of chain. Option A mgr, option B this, option C this, option D this, option E not. You have to find potential energy of this chain. फटाफट जल्दी करो, ज्यादा अक्ल नहीं लगाने का, फंस जाओगे। जो पता है उसको फटाफट यूज करो, आंसर निकालो, आंसर निकालो। हो गया क्या? अरे यार, अब भी बताए u इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, यहाँ u 0 है, mgh/m। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास कितने पे होता है आपको पता है? सेंटर ऑफ मास इसमें होता है सेमी सर्कुलर में 2r/π। सो इट विल बी mg into 2r/π, दैट्स इट। जिसमें क्लियर? नेक्स्ट ओके, अब फटाफट क्वेश्चन करते जाओ, स्पीड बढ़ाओ। हमारे पास पुल्ली सिस्टम है, ये 6 kg, ये है 4 kg। Now, if this block comes down by 1 meter, this 6 kg block comes down by 1 meter, our system is A। अब हम जो भी सिस्टम लेंगे A प्लस B प्लस पुल्ली, पूरा एक सिस्टम लेंगे, ठीक है? और अर्थ तो हमारे सिस्टम का पार्ट है ही हमेशा, धरती माँ हमेशा मेरे सिस्टम का, उनको छोड़ना नहीं है। Then question is find delta U of system। सिस्टम यहाँ पे जितना ही ब्लॉक है, पुल्ली, स्ट्रिंग, सब सिस्टम का पार्ट रहेगा। फाइंड डेल्टा यू ऑफ सिस्टम। ऑप्शन ए -60 जूल, ऑप्शन बी -100 जूल, ऑप्शन सी +40 जूल, ऑप्शन डी -20 जूल, ऑप्शन ई नोट। जी10 लेना है। You have to find delta U of system। इस सिस्टम का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पूरे सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। आपको हम तैयार करवा रहे हैं वोकेंजी थ्योरम के लिए। कोई डाउट है इसमें? हाँ, मुझे पता ही नहीं है। चलो डेल्टा यू निकालते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम में ये सब तो रेस्ट में, स्ट्रिंग मासलेस है, सिर्फ ए और बी का मास है जो मूव कर रहा है। सो डेल्टा यू ऑफ सिस्टम will be equal to delta u of A plus delta u of B। तो दो है, टेस्टिंग मासलेस है, पुल्ली का लेवल कोई चेंज हो नहीं रहा है। सो डेल्टा u of A plus delta u of B। सो अगर ये जाएगा 1 मीटर नीचे, ये जाएगा 1 मीटर ऊपर, ये रुका रहेगा क्या? नहीं, आपको क्वेश्चन में पढ़ चुके हो। If this block B goes on by 1 meter, then A will also go up by 1 meter। इसका पोटेंशियल राइज करेगा, तो इसका डेल्टा u पॉजिटिव होगा, mgh 4 into 10 into 1 40। If block A goes up by 1 meter, its potential will increase by mg into 1, 4 into 10 into 1 40। अगर ये 1 मीटर से नीचे जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, बिकॉज ये नीचे जा रहा है। कितना से? इसका डेल्टा यू का -60, डिक्रीज करेगा 60 से, mgh। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर जाएगा पोटेंशियल बढ़ रहा है, नीचे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो 40 - 60 क्या होगा आंसर? -20। क्लियर? नेक्स्ट, फटाफट फटाफट, टाइम पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो आप लोग को हम टाइम पास कराते हैं। दिस
इस कर लो मस्ती जितना करना है। इस If this block goes down by 1 meter, block B goes down by 1 meter. क्वेश्चन पूरा लिखूं क्या? एक ब्लॉक B goes down by 1 meter, then find delta U of system. Our system is A plus B plus pulley plus string plus earth. मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ। मेरा यहाँ पे सिस्टम में क्या है? ए है, बी है, पुल्ली है, स्ट्रिंग है, अर्थ है, सब कुछ सिस्टम के अंदर है। यू हैव टू फाइंड डेल्टा यू ऑफ दिस सिस्टम मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ऑप्शन ए। -240 जूल। ऑप्शन बी -300 जूल। ऑप्शन सी -320 जूल। ऑप्शन डी -280 जूल। ऑप्शन ई नोटा। If block B goes down by 1 meter, find change in potential energy of this whole system. हो गया? ओके, अब यहाँ फिर से लिखेंगे डेल्टा यू ऑफ सिस्टम। इसको मिटाते हैं। डेल्टा यू ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ ए प्लस डेल्टा यू ऑफ बी। डेल्टा यू ऑफ ए प्लस डेल्टा यू ऑफ बी, यही तो होगा। अब बी जा रहा है नीचे, सो परसेंट डिक्रीज करेगा, और ए जा रहा है ऊपर। अच्छा, अगर ये 1 तो कितना ऊपर जाएगा? 4 मीटर। अब ये मत बोलना सर कैसे कंस्टेंट नियम से करते आ रहे हैं यार। यहाँ अगर टेंशन टी है, एक बार बता देते हैं, ये टी होगा, ये टी होगा, टी होगा, टी होगा, ये होगा 2t, ये होगा 2t, राइट? सो क्या 4t और ये है t। सो अगर ये जाएगा 1 मीटर तो ये ऊपर जाएगा 4 मीटर, राइट? ये आप लोग कर चुके हो कंस्टेंट में बहुत ज्यादा। सो अगर ये जगह 1 मीटर कितना जाएगा? 4 मीटर। सो इसका डेल्टा यू ये क्या होगा? एम। पोटेंशियल बढ़ेगा तो ऊपर जा रहा है, जी एच प्लस पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, नीचे आ रहा है, एम जी एच। दैट इज इक्वल टू 80 - 320 जूल इज इक्वल टू -240 जूल। क्लियर? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। टाइम पास किए जा रहे हैं। इसलिए आपको जो हम करवा रहे हैं इस सबको मिला देंगे लास्ट में वर्क एनर्जी थ्योरम में, जितना कुछ अभी हम लोग कर रहे हैं। Okay, this angle is 37 degree. If 20 kg block goes down by 1 meter, if block B goes down by 1 meter, then find delta U of system.
this block B goes down by 1 meter, you have to find delta U of this system. Option A. -100 joule. Option B, -140 joule. Option C, -120 joule. Option D, -180 joule. Option E, मोटा. If 20 kg block goes down by 1 meter, find change in potential energy of this whole system. फटाफट करो, टाइम बचा हुआ है. हो गया, करते हैं. अच्छी ये नीचे कितना गया 1 मीटर. ठीक है. सो अगर यहाँ टेंशन T है तो ये T T T T T T हो गया 2T 2T T मीन्स यहाँ 5T है. सो अगर ये 1 मीटर नीचे है तो कितना ऊपर इधर जाएगा 5 मीटर. ओके. सो नाउ विल राइट डेल्टा U ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा U ऑफ A प्लस B. डेल्टा U ऑफ A प्लस डेल्टा U ऑफ B. ये लिखेगा. अब ये जब 5 मीटर ऊपर गया मतलब इसके अलोंग गया 5 मीटर तो H रियल में कितना हाइट गया है mgh में H है इसके डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है ऊपर कितना गया. सो अगर ये 5 है ये 37 है तो कितना ऊपर जाएगा 3 मीटर. अगर वो इस वेज के अलोंग मूव कर रहा है 5 मीटर तो वर्टिकली कितना ऊपर गया है 3 मीटर. सो दैट विल बी mg. m इज दिस, g इज 10 और ये 3 मीटर. ऊपर जाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा. सो पॉजिटिव है. प्लस डेल्टा यू बी. सो m g एंड h इसका -1 है. पोटेंशियल एनर्जी माइनस है, नेगेटिव है. डेल्टा यहाँ पे क्या है नेगेटिव बिकॉज ये नीचे से पोटेंशियल डेल्टा यू क्या है नेगेटिव. सो प्लस ऑफ -20 इंटू 10 इंटू. एम आई क्लियर? सो इट विल बी 60 minus 200 joule is equal to -140 joule. Clear? So पोटेंशियल सिस्टम का डिक्रीज किया कितने से 140 जूल से. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. कल अगले क्लास में पढ़ेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. इसको पोटेंशियल पार्ट को कंप्लीट कर देना. नेक्स्ट मान लेते हैं फिर से एक वेज है. इससे एक रिंग बना हुआ है और ये रिंग अभी ऐसे रोक के रखे हुए हैं. ठीक है. दिस लेंथ इज 4 मीटर. अब इसको हमने यहां से रिलीज किया तो आपको निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन दिस स्ट्रिंग फॉर्म्स एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. सिस्टम रिलीज फ्रॉम दिस पोजीशन. ये इनिशियल है और ये फाइनल है. रिंग का पोजीशन इधर ही मूवमेंट होगा. मैं सिर्फ इसको दिखाऊं. मीन्स when this ring comes from this position to this position you have to find change in potential energy of this whole system.
मान लेते हैं ये 2 kg है और ये 10 kg है. You have to find change in potential energy of whole system. You will be able to fix it. When this string forms angle 37 degree with horizontal. फटाफट. ओके. -180 जूल, -88 जूल, -80 जूल, notice. You have to find change in potential energy of this system when ring comes from this position to this position. This angle 37 degree. फटाफट फटाफट. हो गया. चलो करते हैं. ऐसा हम आपको एडलम में करवाए थे, इसका कंस्ट्रेंट में ऐसा हम करवाए थे. तो अगर ये 4 है, अगर ये 37 डिग्री है, मतलब ये लेंथ कितना होगा? 5 मीटर. ये कितना होगा? 5 मीटर. राइट. मतलब ये कितना नीचे आया? थ्री मीटर. इसमें कोई दिक्कत है? अगर ये डिस्टेंस तो चेंज होने वाला नहीं है. यहां से यहां 4 है और जब ये 37 है तो इस केस में ये क्या होगा? 5 मीटर. तो कितना नीचे आया? 3 मीटर. अब ये जब 5 मीटर है मीन्स ये कितना पुल हुआ? ये कितना पुल हुआ? पहले ये 4 था, ये स्ट्रिंग 5 हो गया. मीन्स ये ब्लॉक जो यहां से यहां आया, स्ट्रिंग का जो लेंथ पुल हुआ है दैट इज 1 मीटर. अगर आपको ऐसा दिखाना है, ये ठीक है, ये भी ठीक है. ये कितना पुल हुआ? 1 मीटर. ये बात मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, समझो. हमने यहां से रिलीज किया, यहां पे आ गया. ये इनसे ज्यादा 4 मीटर. नाउ इट फॉर्म्स एंगल 37 विद हॉरिजॉन्टल. सो अगर ये 4 87 ये कितना लेंथ होगा? यहाँ से यहाँ 5 मीटर तो ना, 5.74 होगा. मीन्स अब ये लेंथ हो गया 5 मीटर. सो स्ट्रिंग पर यहाँ 4 था, 5 हो गया, मतलब स्ट्रिंग पुल हुआ 1 मीटर. स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ कितना हो रहा है? 1 मीटर. 4 से 5 मतलब ये ऊपर गया 1 मीटर. और ये कितना नीचे आया है? 3 मीटर. बिकॉज ये 4, ये 5, ये 3. सो अब हम अगर करें, इसको मान लेते हैं सिस्टम का जो डेल्टा यू होगा, डेल्टा यू ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ रिंग प्लस डेल्टा यू ऑफ ब्लॉक. अब रिंग नीचे आ रहा है, कितना इसका डिक्रीज का पोटेंशियल कितना डिक्रीज करेगा? mgh. रिंग नीचे आया तो उसका परसेंटेज डिक्रीज किया, मतलब डेल्टा यू नेगेटिव है तो mgh. अब ब्लॉक ऊपर गया तो उसका परसेंटेज इंक्रीज करेगा. और ये ब्लॉक कितना ऊपर गया? यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, ये एंगल 37 है, तो कितना ऊपर गया? ये 1 sin 37 दैट इज 3/5. sin 37 इक्वल टू p बाय h. अगर ये y/1 सो 3/5 इक्वल टू y/1 सो y इज 3/5. सो कितना ऊपर गया है? 3/5 मीटर. सो प्लस mgh. क्लियर? सो दिस विल बी इक्वल टू -300 प्लस 12 जूल -288. समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर?
ओके, सो हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। अगले क्लास में करेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, फिर दोनों को मिक्सअप कर देंगे और मज़ा आएगा। ठीक, ओके, बाय बाय।